आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं लेकिन पैरालिसिस के ही अंदर पेशेंट को रिकवरी लेट क्यों होती है या फिर पूरी तरीके से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। क्या हम ऐसी कोई गलती करते हैं जिसके कारण हमारी रिकवरी में देरी होती है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण पैरालिसिस पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाता या फिर उसकी रिकवरी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरिया, मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पैरालिसिस एक्सपर्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं पूरे वो टॉपिक बताऊंगा जो पेशेंट गलती करता है और उसकी रिकवरी में देरी होती है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया और वो मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे 2 साल हो गए और मैं लगातार इलाज करा रहा हूँ, मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए हैं लेकिन फिर भी मेरी रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही, क्या मेरी रिकवरी होगी या फिर नहीं होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर इंसान की बॉडी, हर पेशेंट की सीवियरिटी अलग अलग होती है। किसी पेशेंट को कुछ दिनों में रिजल्ट आता है और किसी पेशेंट को कुछ महीने में और कई पेशेंट को कई सालों में रिजल्ट देखने को मिलता है। आगे मैं ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिसके कारण आपकी रिकवरी जो 1 महीने में होने वाली थी वो आपकी 6 महीने में हो रही है, या फिर जो 2 महीने 3 महीने में होने वाली थी उसको ठीक होने में 2 साल या 3 साल का वक्त लग रहा है। तो 7 गलतियां मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हो और बताता हूँ मैं आपको ऐसी कौन सी 7 गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले गलती की ओर आते हैं। एक पेशेंट का मेरे पास कॉल आया, मुझसे बोलते कि सर मुझे 2 साल हो गया, मैंने सारे इलाज करा लिए लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट लिया, कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने सारे ट्रीटमेंट बता दिए लेकिन एक ट्रीटमेंट को छोड़कर, वो होता है फिजियोथेरेपी। उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे 2 साल से पैरालिसिस है लेकिन मैंने अभी 2 महीने पहले से ही फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू कराना शुरू किया है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने 1.5 साल या पौने 2 साल आपने उसमें क्या ट्रीटमेंट लिया, तो बोलते मैंने बहुत सारी दवाई ली, बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत से लोगों ने जैसा बताया मैं वैसा करा, लेकिन मैंने फिजियोथेरेपी को थोड़ा सा लेट शुरू करा। तो सबसे पहली गलती आपकी ये होती है कि आप फिजियोथेरेपी को सबसे लेट शुरू करते हैं या फिर फिजियोथेरेपी कई बार पेशेंट लेता ही नहीं है। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, आपको चाहे फिजियोथेरेपी के बारे में पता हो या ना हो, या फिर आपके घर वाले हो सकता है फिजियोथेरेपी को इतना सपोर्ट नहीं करते हो, या फिर जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है सिर्फ एक्सरसाइज से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो पेशेंट गलती करता है जिसके कारण उसकी रिकवरी लेट होती है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे फिजियोथेरेपी कब से लेना शुरू करना चाहिए, मुझे कब थेरेपी लेना चाहिए और कब मुझे फिजियोथेरेपी को स्टार्ट कराना चाहिए। तो देखिए, जिस दिन आपको पैरालिसिस अटैक आता है उस दिन जब आप एडमिट होते हैं उस दिन से आपकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है। जिस दिन आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं उसके नेक्स्ट डे से या फिर आपके वाइटल्स मेंटेन होने के बाद से आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने लगती है। हाँ, ये अलग बात होती है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो आपकी जनरल फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है ताकि आपके ब्लड सोर्स को रोक सकें, जो आपके शरीर के अंदर घाव होते हैं उसको आप रोक सकें। आपको अलग अलग पोजीशन दी जाती है, आपको पैसिव मूवमेंट कराए जाते हैं, आपको एक्टिव मूवमेंट्स कराए जाते हैं ताकि आपकी जॉइंट की रेंज मेंटेन रहे, आपकी मसल की पावर मेंटेन रहे। कई बार हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं और कई बार हमें डॉक्टर भी सलाह नहीं देते हैं कि हमें फिजियोथेरेपी कराना चाहिए, ना ही पेशेंट खुद से फिजियोथेरेपी कराने को बोलता है। यदि आप उसी टाइम से फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करते हैं तो आपकी मसल एक्टिव रहती हैं, आपके जॉइंट की रेंज मेंटेन रहती है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मसल आपकी पैरालाइज हो चुकी है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग से या पहले दिन से आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कराते हैं तो उसके अंदर पेशेंट की सीवियरिटी की चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं या फिर कम समय में या जल्दी उसको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहली गलती क्या हुई हमारी होती है, पैरालिसिस के अंदर फिजियोथेरेपी को धीरे धीरे से स्टार्ट करना या फिर बहुत लेट स्टार्ट करना, जिसके कारण हमें रिकवरी में देरी होती है। अब सेकंड गलतफहमी आती है कि सिर्फ आप दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि
कि दवाइयों से आपको रिजल्ट नहीं आता, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि दवाइयों से आप पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो सकते। ठीक है, दवाइयाँ चलती हैं, ज़िंदगी भर चलती हैं, लेकिन कौन सी दवाई वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। एक सही डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। क्या होता है, जब आपको पैरालिसिस अटैक आता है या फिर स्ट्रोक होता है तो आपकी एलोपैथी मेडिसिन चलती हैं। एलोपैथी मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, और आपकी जो लिपिड प्रोफाइल होती है, लिपिड जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए मेडिसिन चलती हैं। ठीक है, या एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन जिसको बोला जाता है, वो मेडिसिन चलती हैं और आपको उसको ही कंटिन्यू रखना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई डॉक्टर बता रहा है आप इस दवाई को ले लो, कोई डॉक्टर बता रहा है इस दवाई को ले लो, आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं और अपनी कंडीशन को इग्नोर करते रहते हैं। देखिए, सारे डॉक्टर, मैक्सिमम डॉक्टर जो होता है वो आपको एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये हो सकता है कोई किसी और नाम से प्रिस्क्राइब करे, कोई डॉक्टर और किसी नाम से प्रिस्क्राइब करे, लेकिन आपकी बीपी की मेडिसिन है तो बीपी की ही चलेगी, आपकी शुगर की मेडिसिन है तो मेडिसिन शुगर की ही चलेगी। अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर आप अपना वक्त खराब करते हैं और अपना पैसा खराब करते हैं। तो मेरा ये एक ही डॉक्टर को आप दिखाइए, कंटिन्यूस उसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और जो मेडिसिन आपकी चल रही हैं उसको कंटिन्यू लेना शुरू करें। कई लोग क्या करते हैं, एलोपैथी के अलावा दूसरी मेडिसिन को प्रायोरिटी देते हैं और एलोपैथी मेडिसिन को बंद कर देते हैं, जिसके कारण भी उनकी कंडीशन डिटोरिएट होने लगती है। कई बार ऐसा होता है, दवाई सही तरीके से ना लेने पर या फिर गलत दवाइयों को लेने के कारण पेशेंट को रिटर्न स्ट्रोक या फिर से पैरालिसिस की कंडीशन जनरेट हो जाती है, फिर से पैरालिसिस के सिम्टम्स उसको दिखने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आपकी जो दवाई है उसको सही टाइम से नहीं लेना, सही डॉक्टर से नहीं लेना या फिर गलत मेडिसिन लेना। कई लोग क्या करते हैं, अलग एलोपैथी को छोड़कर दुनिया भर के ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं किसी ट्रीटमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन को बंद ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी जो एलोपैथी या फिर अंग्रेजी दवाई है उसको बंद ना करें। आपको जो ट्रीटमेंट लेना हो, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेना हो आप लीजिए, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आपकी मेडिसिन जो एलोपैथी या अंग्रेजी मेडिसिन है उसको बंद मत कीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही जेन्युइन है और लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट होता है कि हम घर पर फिजियोथेरेपी कराते हैं। आप बोलेंगे सर आप तो फिजियोथेरेपी का बोल रहे थे, लेकिन अब आप मना क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं फिजियोथेरेपी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ होम विजिट्स को। यदि मेरे पास कोई पेशेंट आता है मुझसे बोलता है कि सर मुझे होम विजिट करनी है या फिर आप घर पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराइए, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि 45 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी को मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखिए, सिर्फ आपको पैसा देना है या मुझे पैसा कमाना है तो मैं तो आपसे हाँ कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरी बॉडी को आप 45 मिनट्स या फिर 1 आवर्स के अंदर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कोई भी थेरेपिस्ट जो रेप्यूटेड थेरेपिस्ट आएगा या फिर कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, वो 1 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पाएगा, वो चाहे मैं क्यों ना हो, क्योंकि हमारी टाइम लिमिट्स होती है, बाउंडेशंस होते हैं घर पर या होम विजिट्स पर। यदि आपको फिजियोथेरेपी करानी है तो आप घर पर ना कराकर आप किसी भी सेंटर पर जाकर कराइए। हम क्या करते हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट की एक्सरसाइज या फिर 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं और 23 घंटे हम बेड पर लेटे रहते हैं, जिसके कारण हमारी कंडीशन और डिटोरिएट होने लगती है या फिर और स्लो प्रोग्रेस करने लगती है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि मैं तो फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। लोग मुझसे बोलते हैं इसमें फिजियोथेरेपी के अलावा किसी चीज़ से रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन मेरी ऐसी कंडीशन क्यों है, मैं फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो सही ऐसा नहीं कि फिजियोथेरेपी आप ले रहे हैं तो गलत थेरेपी भी लेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यदि आप फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं तो एक बॉडी के हिसाब से प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। वो चाहे 2 घंटे हो सकते हैं, चाहे 4 घंटे हो सकते हैं, चाहे 6 घंटे हो सकते हैं। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स को भी देखे हैं जो 8-8 घंटे भी फिजियोथेरेपी कराते हैं और उनको बहुत ही कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक नर्व पर काम करते हैं, जिसके कारण उनकी मैक्सिमम मसल, नर्व, सारी चीज़ें एक्टिवेट होने लगती हैं। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं होम विजिट पर फिजियोथेरेपी कराने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, मेरी फील्ड है फिजियोथेरेपी, मेरी फील्ड है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, आपको कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम भी वेस्ट हो, आपका पैसा भी वेस्ट हो और आपकी उम्मीद भी वेस्ट हो और आपका जो ट्रस्ट है फिजियोथेरेपी को लेकर वो भी वेस्ट हो।
तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा, यदि आप थेरेपी कराना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे थेरेपी सेंटर के पास जाइए, या फिर आप हमारे पास ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम लगभग एक दिन में 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इस तीसरे पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, होम विजिट को जितना हो सके अवॉइड करना है। यदि अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमारे जो पेशेंट हैं वो बेड से उठ ही नहीं पा रहे, खड़े ही नहीं हो पा रहे, बैठ ही नहीं पा रहे, तो हम उनको विजिट तक कैसे लेके आए। देखिए, ये कंडीशन मैं आपकी समझ सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्लिनिक तक लेके जाने की। हो सकता है आपको 1 महीने दिक्कत आए, हो सकता है 2 महीने दिक्कत आए, हो सकता है 3 महीने दिक्कत आए, लेकिन आप 3 महीने बाद अपनी कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी कराएंगे तो पेशेंट इस लायक तो बन ही जाता है कि वो सपोर्ट के साथ उठने बैठने और खड़े होने लग जाए। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि 1 साल से कंटिन्यूस होम विजिट पर पेशेंट थेरेपी करा रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और जब वो सेंटर पर आता है तो उसकी जो कंडीशन है वो 1 महीने के अंदर इतनी हो जाती है कि वो खड़े होने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने भी लगता है। ऐसी कंडीशन मैंने बहुत पेशेंट के अंदर देखी है। अब चौथा पॉइंट आता है, हमारी बॉडी के अंदर स्पास्टिसिटी या फिर जॉइंट स्टिफनेस को हम अवॉइड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, या फिर कई लोग आपको जो दवाई देते हैं, कोई सी भी झाड़ फूक वाली दवाई हो, कोई जड़ी बूटी हो, कोई इंसान देता है तो वो ये बोलता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिएगा और इस जड़ी बूटी को खाना शुरू कीजिएगा, इसको करने शुरू कीजिएगा तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगता है। अब चेंजेस क्या होता है, चेंजेस आपकी जो मसल होती है वो टाइट होने लगती है, आपके जो जॉइंट होते हैं वो स्टिफ होने लगते हैं। एक पेशेंट का मेरे पास फोन आया, मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे 6 महीना हो गया, मैं एक जड़ी बूटी ले रहा हूँ या मैं कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जो एलोपैथी से हटकर उनकी दवाई से ले रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप इस मेडिसिन को 6 महीने तक लीजिएगा और एक्सरसाइज मत कीजिएगा और आपकी बॉडी के अंदर मसल के अंदर टोन आने लगेगा। आप 6 महीने बाद मुझसे बोलते हैं कि सर वो मेरी बॉडी के अंदर, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे आराम मिलने लगा और मुझे बॉडी के अंदर टोन आने लगा। तो मैंने पूछा आपकी कैसे टोन, वो बोलते हैं कि मेरा हाथ यूं लटका रहता था लेकिन अब वो मेरा हाथ मुड़ने लगा। अब आप मुझे ये बताइए, जो हाथ मुड़ने की जो प्रोसेस है ना, वो स्पास्टिसिटी उसको बोला जाता है। लोगों को ऐसा लगता है ये हाथ मुड़ रहा है मतलब मेरी रिकवरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलतफहमी होती है। आप यदि 6 महीने तक, आप तो छोड़ो, आप तो एक पेशेंट है, यदि मैं भी 6 महीने तक अपने हाथ पैरों को मूवमेंट नहीं करूंगा या फिर बेड पर भी लेटा रहूंगा तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उठकर बैठ भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये गलतफहमी जो है ना वो या फिर जो अंधविश्वास जो चला आ रहा है पैरालिसिस को लेकर, उसको आप खत्म कीजिए। आप कोई भी ट्रीटमेंट, मैं पहले से बोलता हूँ आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए लेकिन फिजियोथेरेपी को अवॉइड मत कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा है आपकी मसल की टाइटनेस बढ़ रही है, मसल की स्पास्टिसिटी बढ़ रही है, या फिर आपके जॉइंट हैं वो चिपक रहे हैं, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताएं, या फिर आपके अभी तक फिजियोथेरेपी नहीं ली है तो नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, अपना असेसमेंट कराइए, अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट कराइए और उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि आपकी मसल टाइट हो रही है तो उसको लूज करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि आपके जॉइंट स्टिफ हो रहे हैं तो उसको मूव कराने की कोशिश कीजिए, उसको लूज करने की कोशिश कीजिए। आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, अच्छा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कराइए, तब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। 5वां बहुत ही जरूरी पॉइंट जो हर पेशेंट इग्नोर करता है वो होता है डायबिटीज या फिर हाई बीपी को इग्नोर करना। लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पैरालिसिस अटैक तो आ ही चुका है, अब इससे ज्यादा क्या होगा, और वो लोग क्या करते हैं, डायबिटीज को इग्नोर करते हैं, बीपी को, हाई बीपी को इग्नोर करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत से पेशेंट को देखा है जिसके जो मेडिसिन नहीं लेता या बीपी डायबिटीज को इग्नोर करता और उनको रिटर्न स्ट्रोक होता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मैं तो नॉर्मल था, मेरा बीपी नॉर्मल था, लेकिन मुझे फिर से स्ट्रोक क्यों हुआ। जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूं, जब उनका असेसमेंट करता हूं, जब मुझे पता चलता है कि उनकी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन थी, उनकी जो बीपी की मेडिसिन थी, वो लेना ही बंद कर दिया उन्होंने, या फिर कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं उनको। और वो मुझसे ये भी बोलते थे कि सर मैं जब भी बीपी मेजर करता हूँ मेरा तो नॉर्मल आता है, तो मैं क्यों बीपी की मेडिसिन लूँ, या फिर जब भी मैं शुगर करता हूँ तो वो बाउंड्री लेवल पे आता है, तो ऐसा मैं क्यों डायबिटीज़ की मेडिसिन लूँ जब मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं है, शुगर की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए क्या होता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आपकी ये जो कंडीशन है पैरालिसिस की वो कभी होती ही नहीं, या फिर आपका शुगर एकदम से बीच में बढ़ा और अभी यदि कंट्रोल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी बढ़ नहीं सकता। 24 घंटे में जब आप मेजर करते हैं, जरूरी नहीं उस टाइम आपका बीपी बढ़ा हो या शुगर उस टाइम बढ़ा हो। बीपी या शुगर या फिर थायराइड आपका कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी कंट्रोल है, आपका बीपी नॉर्मल है तो 2 मिनट बाद वो नॉर्मल ही रहे। कई बार ऐसा होता है कि स्पाइक्स आती हैं,
हाई बीपी बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है, आपको एकदम से चक्कर आने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जी मचला रहा है, ऐसा कुछ सेकंड के लिए लगेगा और छुट जाएगा। तो ऐसी यदि कोई कंडीशन आपको होती है या फिर पैरालिसिस की कंडीशन हुई है और आपको ऐसा लगता है मुझे शुगर की प्रॉब्लम नहीं आ रही और मुझे बीपी की प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ऐसा करता हूँ मैं मेडिसिन को इग्नोर कर देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है आपको। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि लोग बोलते हैं कि सर मुझे हीलिंग क्यों नहीं हो रही, मेरी बॉडी रिकवर क्यों नहीं हो रही। आप एक चीज़ ये दिमाग में बैठा लीजिए, यदि आपको शुगर ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी हीलिंग बहुत लेट करती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान को यदि हाथ में थोड़ा सा कट जाता है तो उसको हील होने में या उसको भरने में 2 से 3 दिन लगते हैं। वही घाव यदि किसी डायबिटिक पेशेंट को होता है तो उसको हील होने में 15 दिन भी लग सकते हैं या फिर 1 महीना भी लग सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर आपकी हीलिंग प्रोसेस को बहुत ही लेट करती है। आप अच्छे से खाइए, मेडिसिन लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी पैरालिसिस की कंडीशन के अंदर भी बहुत ही जल्दी चेंजेस होने को देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं हम छठे और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे पेशेंट डिमोटिवेट होने लगता है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी, मैं पहले चल रहा था, दौड़ रहा था, उठ रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी कौन सा मोड़ आया कि मैं कल ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, और वो डिमोटिवेट होने लगता है। देखिए क्या होता है, जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपकी बॉडी नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा बढ़ती है। नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा बढ़ती है मतलब आपको ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती, मैं पहले की तरह नहीं बैठ पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, खड़ा नहीं हो पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा। आपके पास जितने भी लोग आपके मिलने वाले होते हैं वो लोग बोलते हैं ये कंडीशन ही ऐसी, आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, और आप उनकी बात को दिल में बिठाकर अपनी लाइफ को कम करते हैं और डिमोटिवेट होकर आप जिंदगी भर बेड पर ही लेटे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। आप किसी भी सेंटर पर जाइए जो पैरालिसिस सेंटर है, या फिर आप सब जगह छोड़िए, आप मेरे सेंटर पर आइए, आपको कई पेशेंट ऐसे देखेंगे जो बेड पर लेटे हुए थे, आज खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, डे बाय डे उनकी रिकवरी हो रही है। कई पेशेंट ऐसे देखेंगे जो दौड़ रहे हैं, पहले से ही दौड़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम, किसी को 5% है, किसी को 10% है, किसी को 50% है, किसी को 80% पैरालिसिस है, लेकिन वो भी अब कंटिन्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है और एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी रिकवरी कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, स्टार्टिंग में कई लोग बोलते हैं कि 3 महीने 6 महीने के अंदर रिकवरी होती है, फिर इसके बाद नहीं होती और पेशेंट उसी कंडीशन में वापस हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी आप दिमाग से हटा दीजिए। यदि आपको ठीक होना है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले साइड कीजिए जो आपको नेगेटिविटी देते हैं या फिर बोलते हैं कि आपकी कंडीशन कभी बेहतर नहीं होगी। ऐसे पेशेंटों को आप हमारे सेंटर पर लेके आइए। ऐसे लाइव एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे जो लोगों को लगता है कि कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो आज अच्छे से चल रहा है और खुद के काम कर रहा है। तो यदि आपको अपनी कंडीशन को बेहतर बनानी है तो सबसे पहले आप पॉजिटिव रहें, आप खुद पर विश्वास रखें, आप अपने काम पर विश्वास करें, आप अपनी एक्सरसाइज पर विश्वास करें, आप अपने ट्रीटमेंट पर विश्वास करें, आप अपने डॉक्टर्स पर विश्वास करें। आपकी रिकवरी होगी, 101% होगी, लेकिन वो सब डिपेंड करता है आपकी सोच पर। आपकी नेगेटिविटी आपके रिकवरी को डाउनफॉल कर सकती है या फिर बहुत कम कर सकती है, और आपकी मेंटेलिटी यदि स्ट्रांग होगी तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी रिकवरी को रोक दे या फिर आपकी कंडीशन को बेकार करे या फिर आपकी रिकवरी को रोक दे। ये जो 7वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से सुनना और अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना। कई बार हम ये करते हैं 2 साल, जैसे किसी को पेशेंट को पैरालिसिस हुआ 1 साल पहले, कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी ले रहा, जिस दिन से उसको पैरालिसिस हुआ उसको लोगों ने अवेयर भी करा, सारी चीज़ें करी और 1 साल तक कंटिन्यू फिजियोथेरेपी ले रहा। उसकी कंडीशन अभी ऐसी है कि बेड पर लेटा रहता था, अब थोड़ा सा सपोर्ट के साथ चल सकता है, वॉकर से चल सकता है, स्टिक से चल सकता है, खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी रिकवरी स्टेबल हो जाती है और मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मुझे तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरी रिकवरी कभी नहीं होगी, मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया, मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोल दिया, और लेकिन मैं फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस 1 साल से करा रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं कभी ठीक होऊंगा? जब मैं उनकी असेसमेंट करता हूँ, जब उनको मैं देखता हूँ, जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, कितने टाइम से कर रहे थे, तो वो मुझे बताते हैं कि सर मैं 1 साल से एक ही एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या एक ही एक्सरसाइज को कंटिन्यू 1 साल तक करने से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसका जवाब है आप नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? आपने 1 साल तक किसी मसल्स पर काम किया, उस मसल्स को आपने एक्टिवेट करा और 1 साल से आप उसी को ताकत देते आ रहे हैं। आपने उस मसल्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ।
ये मसल है मेरी, एक मसल ऐसी है जो हाथ को ऊपर उठाने का काम करती है। अब इसको अच्छे से समझिएगा। डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर मेरे हाथ को ऊपर उठाने का काम कर रही है। मैंने क्या करा, एक एक्सरसाइज को कंटिन्यू करा, इस हाथ को उठाने की प्रैक्टिस करी, हाथ को उठाने की प्रैक्टिस करी, मेरा हाथ तो उठने लगा। लेकिन उठने लगा तो इसके बाद क्या, इसको मुझे काम भी तो कराना पड़ेगा। या फिर मेरा हाथ ऊपर आगे जाने लगा तो पीछे नहीं जाएगा क्या? ये मूवमेंट्स है ना, तो हमने आगे के लिए तो एक्सरसाइज करा दी लेकिन पीछे के लिए नहीं कराई। या फिर हमने आगे वाली एक्सरसाइज को पूरे स्ट्रेंथ दी, पूरी ताकत से एक्सरसाइज कराई और उसको एक्टिवेट भी हो गई, मसल में पावर भी आ गया, लेकिन हमारा हाथ पीछे नहीं जा रहा। तो क्या हमने इस मूवमेंट को कवर किया? नहीं किया ना। या फिर हमें यही नहीं पता होता कि हमारे जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। आपके शोल्डर में होते हैं 5 से 7 मूवमेंट, आपने 2 मूवमेंट पर काम किया, 2 मसल्स को एक्टिवेट करा, आपके 2 मूवमेंट्स आ गए, बाकी के 5 से 4-5 मसल्स का क्या आपने क्या उस पर काम किया? नहीं किया ना। तो कहीं ना कहीं आपने गलत थेरेपी दी। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे बोल सकते हैं गलत है? देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। अब आपको गर्दन, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अब आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, आप घुटनों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कर तो आप एक्सरसाइज ही रहे हैं ना। अब लोग बोले सर मैं तो फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। ठीक है, तो आपको उस मसल्स पर काम करना होगा जो आपकी वीक हैं या इनएक्टिवेट हैं। अब यदि गर्दन में आपको दर्द हो रहा है तो आप घुटनों का इलाज नहीं करवा सकते हैं, आपको गर्दन की मसल्स पर ही काम करना पड़ेगा। तो मेरा बोलना ये है कि जब भी आप थेरेपी लेते हैं तो सबसे पहले आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिएगा कि आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा। क्या आप उस मसल्स को कवर करेंगे, जो मसल हमारी इनएक्टिवेट है या टाइट है उसको लूज करेंगे, या आपकी जो नर्व इनएक्टिवेट है आप उसको एक्टिवेट करेंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, या फिर आप कोई भी जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या वो एक्सरसाइज आपके लिए कारगर है या नहीं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है जो लोगों को बहुत परेशान करती है और लोगों के दिमाग में एक बात डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कि मैं तो 2 साल से थेरेपी करा रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। यदि आप गलत एक्सरसाइज करेंगे तो आप 10 साल लगातार एक्सरसाइज करो, रोज के करोड़ों रुपए लगाओगे ना, तब भी आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन यदि आप सही एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कम समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे पास 95% लोगों को रिजल्ट मिलता है, 5% को आप भूल जाइए। ठीक है, हम अपनी तरफ से वो 5% पेशेंट को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशंस होती है। 90 to 95% हम लोगों को ठीक करते हैं। 90 to 95% पेशेंट के अंदर हम पूरी वो मोमेंट लेते हैं जो उनको इनएक्टिवेट होते हैं, जो जिस पर लोगों ने काम नहीं करा, जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। हम पेशेंट को चलना, उठना, बैठना, उनके काम करना, सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपके पास रिजल्ट्स क्यों आते हैं, आपके पास पैरालिसिस पेशेंट इतनी जल्दी ठीक क्यों होते हैं? तो उसका रीज़न यही होता है कि हम हर एक मसल, हर एक जॉइंट, हर एक नर्व पर काम करते हैं। हम टाइम बाउंडेशन, हमारे यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। यदि हमें लगता है कि इस पेशेंट को 10 घंटे एक्सरसाइज कराने से पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाएगी तो हम उसके अंदर भी पीछे नहीं हटते। एक दिन में हम पूरी बॉडी को कवर करते हैं। कोई भी पेशेंट जिसको ऐसा लगता है कि पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता है, पैरालिसिस के अंदर फिजियोथेरेपी से कोई रिजल्ट नहीं आता, वो हमें एक मौका ज़रूर दें। उनको हम गलत साबित करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को जानना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसके कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, सही गलत के बारे में पता होना चाहिए। जो लोगों के बेसिक से क्वेश्चन थे उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो ये पैरालिसिस होने के बाद गलतियाँ करते हैं या डीमोटिवेट हो चुके हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ का देख सकते हैं हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और कितने पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। आप यहाँ पे लाइव, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आप कभी भी रैंडमली हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। जो पेशेंट की एक्सरसाइज हो रही है वो देख सकते हैं, पेशेंट से पर्सनली जाकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको क्या चेंजेस आया, क्या चेंजेस नहीं आया। जो ये वीडियो में बताते हैं वो जेन्युइनली है या नहीं, आप कभी भी आकर हमारे सेंटर पर पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसी हाइड एंड सीक वाली प्रोसेस हम नहीं करते। जो भी है आपके सामने है, आप कभी भी आकर रैंडमली कभी भी हमारे सेंटर पर आइए, विजिट कीजिए, वहाँ पर देखिए किस तरीके से फिजियोथेरेपी की जाती है, फिजियोथेरेपी का लेवल क्या होता है और किस तरीके से फिजियोथेरेपी से पेशेंट ठीक होता है। अपनी आंखों से यहाँ पर आकर देखिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।